हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सेक्शन 2 पढ़ेंगे सीपीसी की। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखी थी और आज हम सेक्शन 2 पढ़ेंगे सीपीसी की। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखना और फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स बचेंगे तो आप कमेंट कर देना। मैं आप कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स का आंसर करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हो सके तो डायरेक्ट साथ देके बैठना, जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको साथ साथ मार्क करते जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी, डेफिनेशन क्लास। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्लास। जनरली ऑल स्टैट्यूज contained in a section in the beginning wherein words or expressions used in the statute are defined. The definition clause is like a dictionary to understand the meaning of the words or terms used in the statute. ये एक डिक्शनरी की तरह काम करता है कि आप जो भी आगे टर्म्स इस कोड में पढ़ेंगे तो उसको अगर आप इन डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बेसिकली इसका पर्पस होता है। ठीक है, अब ये वर्ड्स, द फॉलोइंग वर्ड्स आर डिफाइंड इन सेक्शन। ये वर्ड्स इसमें सेक्शन में डिफाइंड है, जैसे डिक्री, डिक्री होल्डर, डिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट प्लीडर, हाई कोर्ट जजमेंट, मीन प्रॉफिट्स वगैरह। तो ये सारा कुछ इसमें डिफाइंड है, तो इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आ गया इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है इसमें। सेक्शन 2(1) ऑफ द सीपीसी डिफाइन करती है कोड के बारे में। हमें ये कोड के बारे में डिफाइन करती है, कोड क्या होता है। ठीक है, कोड इंक्लूड रूल्स। कोड क्या होते हैं? रूल्स। कोड इंक्लूड रूल्स। अब एक केस आया था, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सीबी मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट का ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोड रूल्स होते हैं, कोड में रूल्स भी होते हैं। तो इट मीन्स कि ये जो डेफिनेशन है, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, इट इज़ इंक्लूसिव आल्सो। इसमें रूल्स भी आते हैं। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था not only sections, code includes not only sections but rules also in first schedule and rules made by the high court amending the rules in the first schedule. सेक्शन 2 क्लास 18 बताती है हमें रूल्स के बारे में। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स मीन्स रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल और मेड अंडर सेक्शन 122 और 125। यानी कि वो रूल्स जो हाई कोर्ट फ्रेम करता है अंडर सेक्शन, हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 122 और 125 के अंतर्गत हाई कोर्ट रूल्स बना सकता है। ठीक है, और जो रूल्स वो हाई कोर्ट फ्रेम करेगा अंडर दिस पावर, दैट आल्सो इंक्लूड्स अंडर कोड। ठीक है, वो भी कोड के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिक्री। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है डिक्री। सेक्शन 2(2) में डिफाइंड है। प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की तरफ से ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये इसके एसेंशियल पढ़ सकते हैं। फिर आता है सेक्शन 2 क्लास 3 सीपीसी की। हम बताते हैं डिक्री होल्डर क्या होता है। डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर डिक्री हैज बीन पास्ड, जिसके फेवर में डिक्री पास की जाती है, दैट इज डिक्री होल्डर। ठीक है, और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। फिर इसमें केस आता है कि राज सो फैक्ट्री वर्सेस संथाराज, AIR 1965 का केस है। ए डिग्री होल्डर नीड नॉट बी ए पार्टी टू द सूट, कि जरूरी नहीं है कि डिग्री होल्डर पार्टी हो सूट का। एनी पर्सन कैन बी ए डिग्री होल्डर इफ द डिग्री कन्फर्स अपॉन समवन सम एनफोर्सिएबल राइट। ठीक है, कोई राइट एनफोर्स करने के लिए कोर्ट ने किसी को बोला है, ही इज एंटाइटल टू एग्जीक्यूट द सेम। ठीक है, और वो एंटाइटल है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इन दैट केस दैट पर्सन मे बी ए डिग्री होल्डर, जिसके ऊपर कोर्ट कन्फर करता है पावर। ठीक है, दैट पर्सन मे बी ए डिग्री होल्डर, ये बता रहा है। उच्च वर्सेस वृंदावन, वृंदावन AIR 1969, ये इस केस में बोला था ए डिफेंडेंट कैन बी ए डिग्री होल्डर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डिफेंडेंट भी डिग्री होल्डर हो सकता है। दस वेयर ए डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज पास्ड, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज पास्ड, सच डिग्री इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन बोथ बाय द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ए और बी है। ठीक है, ए ने केस किया हुआ, ए ने सूट फाइल किया हुआ बी के ऊपर। ठीक है, अब जो जजमेंट आती है वो बी के फेवर में आ जाती है। ठीक है, ए आ गया प्लेंटिफ, प्लेंटिफ एंड बी आ गया डिफेंडेंट। ठीक है, जजमेंट आ गई बी के फेवर में, तो इन दैट केस डिफेंडेंट इज डिग्री होल्डर। ठीक है, इनके फेवर में जजमेंट आ गई तो डिफेंडेंट इज डिग्री होल्डर एंड प्लेंटिफ, प्लेंटिफ इज जजमेंट डेटर, जो कि हमारा डिफाइन करता है, डिफाइन है सेक्शन 2 क्लास 10 में जजमेंट डेटर। तभी मैंने इनको इकट्ठा रख लिया। ठीक है, ये अपोजिट है एक दूसरे के। सेक्शन 2(3) बताती है डिग्री होल्डर एंड 2(10) बताती है जजमेंट डेटर।
तो जजमेंट डेटर डिफेंडेंट भी हो सकता है, जजमेंट डेटर प्लेंटिव भी हो सकता है, उसी तरह डिक्री होल्डर प्लेंटिव भी हो सकता है और डिफेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट होम ए डिक्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, राइट, जो मैंने आपको अभी बताया। चलिए फिर सेक्शन 2(5) को देख लेते हैं, फॉरेन कोड क्या होता है। अगर ये कंडीशंस, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो डेट इज फॉरेन कोड, ठीक है। एक तो फॉरेन कोड वो होगा, इट मस्ट सिचुएट आउटसाइड इंडिया, वो आउटसाइड इंडिया सिचुएट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, इट मस्ट नॉट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित नहीं किया होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया होना चाहिए, दैट इज द फॉरेन कोड। फिर आता है सेक्शन 2 क्लास 6 ऑफ सीपीसी, बताती है हमें फॉरेन जजमेंट के बारे में। फॉरेन जजमेंट क्या होती है? जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट, ठीक है, सिंपल है। सेक्शन 2 क्लास 7 बताती है हमें गवर्नमेंट प्लीडर, गवर्नमेंट प्लीडर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लास 7। ये बताता है इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कौन अपॉइंट करेगी? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस एक्सप्रेसली इंपोज्ड बाय दिस कोड, ठीक है, जो कि फंक्शंस इस कोड में इंपोज किए गए हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो बंदा अपॉइंट किया जाता है, दैट इज गवर्नमेंट प्लीडर, सिंपल वर्ड में, ठीक है, ठीक है, ऑन द गवर्नमेंट एंड आल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर, और वह प्लीडर जो कि अंडर द डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट प्लीडर के अंदर वर्क कर रहा है उसको भी हम गवर्नमेंट प्लीडर ही बोलेंगे, ये डेफिनेशन ये बता रही है, ठीक है। फिर आता है वही जो मैंने आपको बताया, एन असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट, जो उसको असिस्ट कर रहा है प्लीडर को, गवर्नमेंट प्लीडर को, उसको असिस्ट कर रहा है गवर्नमेंट प्लीडर को, उसको भी हम गवर्नमेंट प्लीडर ही बोलेंगे, वही ये बता रहा है, एन असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट इज इंक्लूडेड इन द टर्म गवर्नमेंट प्लीडर, ठीक है। फिर कहता है सेक्शन 2 क्लास 15 ऑफ सीपीसी प्लीडर डिफाइन करती है, 2 क्लास 15 में डिफाइंड है प्लीडर। प्लीडर का मतलब होता है एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन ए कोर्ट एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट, ए वकील एंड एन अटॉर्नी ऑफ ए हाई कोर्ट, ठीक है। वकील हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, ठीक है, कोई पर्सन या अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है, प्लीडर, ठीक है। अब जैसे मेरा केस है, मैं किसी पर्सन को अथोराइज कर देता हूँ कि आप मेरे बिहाफ पे अपीयर हो जाना कोर्ट में, ठीक है, तो वो मेरे बिहाफ पे केस लड़ रहा है, मेरा एडवोकेट मेरे बिहाफ पे केस लड़ रहा है, तो दैट इज प्लीडर। फिर द अपॉइंटमेंट ऑफ लीडर्स, लीडर्स को अपॉइंट कौन करता है? ठीक है, गवर्नमेंट करती है, बट अंडर ऑर्डर 3 रूल 4 ऑफ सीपीसी लीडर अपॉइंट होते हैं, ठीक है। ये आप ऑर्डर 3 और रूल 4 आप पढ़ सकते हैं, इसको हम बाद में भी कवर करेंगे, और फिलहाल के लिए आप ये याद रख लें कि लीडर्स की अपॉइंटमेंट किस रूल में होती है? रूल 4 ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 रूल 4 में लीडर्स की अपॉइंटमेंट होती है। सेक्शन 2 क्लास 8 डिफाइन करती है जज, जज मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट, नॉट क्रिमिनल कोर्ट, जज मीन्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, दैट इज जज। फिर देखते हैं जजमेंट, जजमेंट का मतलब होता है स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर, ठीक है, वह स्टेटमेंट जो कि डिक्री के ग्राउंड्स पर दी जाती है, दैट इज जजमेंट। द वर्ड जजमेंट इज ड्राइव्ड आफ्टर कंबाइनिंग 2 वर्ड्स नेमली जज एंड द स्टेटमेंट, 2 वर्ड से ये बनी है, जज और स्टेटमेंट के, स्टेटमेंट को कंबाइन कर लो, दैट इज जजमेंट। इट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज एन एक्ट ऑफ जजिंग, मतलब एक ऐसा किसी चीज को जज करना, जस्टिफाई कर जज करना किसी चीज को, तो दैट इज, इट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज एन एक्ट ऑफ जजिंग, ठीक है। इट इज द कंक्लूजन और द रिजल्ट ऑफ जजिंग, और उसके जज करने के बाद जो कंक्लूजन निकला, ठीक है, दैट इज आल्सो जजमेंट, ठीक है। द जज वेन एवर पासिंग एन ऑर्डर, जब कोई जज ऑर्डर पास करता है और डिक्री, गिव्स द डिटेल्स ऑफ द रीजंस, डिटेल्स देगा कि किस बेस पर उसने वो जजमेंट पास की है, फॉर पासिंग सच डिक्री और ऑर्डर, सच डिटेल्स आर कॉल्ड जजमेंट, ठीक है। पूरा एक कंबाइंड फॉर्म में इश्यूज फ्रेम होते हैं जब वो विटनेसेस को देखता है, और पूरा जब प्लीडिंग्स को सारा ए टू जेड वो रेक्टिफाई करने के बाद जब किसी कंक्लूजन के लिए पहुंचता है जज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जजमेंट, ठीक है। द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए जजमेंट, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं जजमेंट के? इज दैट देयर शुड बी ए स्टेटमेंट फॉर द ग्राउंड्स ऑफ द डिसीजन, ठीक है। तो जजमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? ये इस कोर्ट में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, विद्याचरण शुक्ला वर्सेस खूबचंद बाघेल AIR 1964, इस केस में कोर्ट ने बोला था कि किन ग्राउंड्स पे आपने जजमेंट दी है वो मेंशन करने हैं, ठीक है। द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ जजमेंट इज दैट देयर शुड बी ए स्टेटमेंट फॉर द ग्राउंड्स ऑफ द डिसीजन। फिर आता है एवरी जजमेंट अदर देन दैट ऑफ ए कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेस शुड कंटेन, अब जजमेंट में स्मॉल काजेस कोर्ट को छोड़ के
जजमेंट में क्या क्या होना चाहिए, मतलब उसको अगर आप हटा दो तो एक जजमेंट में क्या क्या होना चाहिए, एक कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, ठीक है, एक कंसाइज स्टेटमेंट होगी केस की, और द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, किन पॉइंट्स पे आपने जजमेंट दी, आपने क्या डिटर्मिनेशन की उसमें, तो वो होना चाहिए, द डिसीजन देयर ऑफ, फिर आपने क्या डिसीजन दिया, द रीजंस फॉर सच डिसीजन, और उसके रीजंस क्या थे, आपने जो डिसीजन दिया किन रीजंस पे बेस था आपका डिसीजन, वो सारा आपने बताना है। तो ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसके, जजमेंट के, ठीक है। अब जजमेंट इन दी कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेस मे कंटेन ओनली पॉइंट बी एंड सी, सिर्फ बी और सी पॉइंट जो है अगर है तो ये स्मॉल काजेस कोर्ट में बस यही चाहिए, यही रिक्वायरमेंट है, ये पॉइंट नहीं चाहिए, ठीक है। स्मॉल काजेस कोर्ट के केस में आपके आपने ये जो चीज़ें देनी है, द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन और द डिसीजन, आपने क्या डिसीजन दिया बस। जजमेंट कंटेन फैक्ट्स ऑफ द केस, और जजमेंट में क्या क्या आता है, फैक्ट्स ऑफ द केस आते हैं, द इश्यूज इन्वॉल्व, क्या इश्यूज इन्वॉल्व थे सॉरी, द एविडेंस ब्रॉट बाय द पार्टीज, पार्टीज ने एविडेंस क्या लाया, फिर आपने उन इश्यूज पे क्या फाइंडिंग्स की आपने, ठीक है, बेस्ड ऑन एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स। एवरी जजमेंट शैल इंक्लूड ए समरी ऑफ द प्लीडिंग्स, और जजमेंट में क्या होगा, समरी होगी पूरी प्लीडिंग्स में, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जज पूरा उसको एनालाइज करेगा, ठीक है, प्लीडिंग्स की समरी देगा उसमें, इश्यूज बताए फ्रेम करेगा, ठीक है, फाइंडिंग ऑन ईच इशू, फिर उसमें क्या फाइंड किया, रेशू डिसेंडाई, ठीक है, एंड द रिलीफ ग्रांटेड बाय द कोर्ट, ठीक है। रेशो डिसेंडाइड क्या होता है, रीजन डिसीजन, मीन्स कि आपका जो डिसीजन है वो किसी रीजन पे बेस होना चाहिए, ठीक है जी। फिर आता है सेक्शन 2 क्लास 14 ऑफ सीपीसी, डिफाइन करती है ऑर्डर, इट मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज नॉट ए डिक्री, ठीक है। ऑर्डर आपने क्या होता है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है किसी भी डिसीजन का, ठीक है, बट वो डिक्री नहीं होती। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिक्री, डिक्री एंड जजमेंट, ये सारा हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है ऑर्डर रिटन बाय ए क्लर्क एंड साइंड बाय द कोर्ट इज नॉट ए प्रॉपर, इज ए प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। क्लर्क ने लिखा हुआ होना चाहिए और कोर्ट ने उसको प्रॉपरली साइन किया होना चाहिए, दैट इज प्रॉपर ऑर्डर। आप इससे ये समझ सकते हैं कि जब ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर और जजमेंट, जजमेंट के बाद केस डिस्पोज ऑफ हो जाता है, बट ऑर्डर पूरे केस के दौरान कई बार होता है, ठीक है। ऑर्डर कोर्ट करता है कि किसी बंदे को कुछ करने के लिए कहता है, कंपेल करता है, कंपेल टू डू एनीथिंग और प्रोहिबिट टू डू समथिंग, ठीक है, तो दैट इज ऑर्डर। कहता है सेक्शन 2 क्लास 16 बताती है हमें प्रेस्क्राइब्ड क्या होता है, प्रेस्क्राइब्ड मींस प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 2 क्लास 19 शेयर इन ए कॉर्पोरेशन क्या होता है, शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड स्टॉक डिवेंचर्स, इसमें यही पूछता है कि सेक्शन 2 क्लास 19 में बताओ, आप बताओ कि शेयर इन ए कॉर्पोरेशन कहाँ पर डिफाइंड है, तो सेक्शन 2 क्लास 19 में डिफाइंड है, ठीक है, तो ये सब आता है इसमें। सेक्शन 2 क्लास 20 ऑफ सीपीसी क्या डिफाइन करती है हमें, साइंड के बारे में बताती है, सेव इन द केस ऑफ जजमेंट और डिक्री इंक्लूड स्टैम्प्ड, ठीक है। फिर देखते हैं जी हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सेक्शन 2 क्लास 7 ऑफ सीपीसी, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप इसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे। सॉरी क्या हो गया, सेक्शन 2 क्लास 11 कहती है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में हमें बताती है, मीन्स ए पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, डिसीज्ड पर्सन जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है, उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, ठीक है। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन, और क्या क्या कहता है उसमें, वह पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिसीज पर्सन, इंटरमेडलर होता है जो बंदा कोई दखल अंदाजी कर सकता है, जो जो इंटरफेरेंस कर सकता है, जो इंटरफेयर कर रहा होता है, उसको भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। एंड वेर ए पार्टी स्यूज और इज स्यूड इन ए रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, ठीक है, मतलब उसके पास राइट होता है कि वो इंटरमेडल कर सकता है, ठीक है। एंड ए पार्टी वेर ए पार्टी sued in a representative character, the person on whom the estate devolves on the death of the party are so suing or be sued, जिसके ऊपर केस है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो बंदा उसके नॉमिनी बन जाएंगे, ठीक है, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे, तो वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम बड़े अच्छे तरीके से अभी डिटेल में समझेंगे, चार्ट बना के मैं आपको इसका पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। कस्टोडियन ऑफ ब्रांचेस, ये केस था इसका वर्सेस नलिनी बाई नाइकी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन, इसमें कोर्ट ने बोला था कि वह पर्सन होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव हु रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ द डिसीज, जो कि उसकी एस्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वेदर एज एन हेयर और एन इंटरमेडलर
एंड इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सूट्स, द रिप्रेजेंटेटिव सूट के केस में द पर्सन ऑन होम द एस्टेट ऑफ द डिजीज्ड पर्सन डिवॉल्व्स, ठीक है, तो वो बंदा भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। फिर आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड्स heirs एज वेल एज पर्संस हु रिप्रेजेंट्स द एस्टेट इवन विदाउट टाइटल, ठीक है, बिना टाइटल के भी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज एग्जीक्यूटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स इन पोजेशन ऑफ द एस्टेट ऑफ द डिजीज्ड। ऑल सच पर्संस आर कवर्ड बाय द एक्सप्रेशन लीगल रिप्रेजेंट। ये सारे पर्सन जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटर्स, ठीक है, मे बी विदाउट टाइटल, वो सब किसमें आते हैं? अंडर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। आंध्रा बैंक वर्सेस आर श्रीनिवासन के केस में कोर्ट ने कहा था द एस्टेट डज नॉट मीन द होल ऑफ द एस्टेट, मतलब जरूरी नहीं है कि पूरी एस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा, इवन ए लिगेटी जो थोड़े पार्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, हु ऑब्टेन्स ओनली ए पार्ट ऑफ द एस्टेट ऑफ द डिजीज्ड अंडर द विल, इसको डिजीज्ड अपनी विल के तहत उसको कुछ पार्ट उसको दिया हुआ है, तो आप इसको कहते अगर उसको थोड़े से पार्ट को भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कैन बी सेड टू बी रिप्रेजेंट द एस्टेट एंड देयर फॉर ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 2 क्लास 11। तो इसको हम और अच्छे तरीके से थोड़ा सा समझते हैं। ये देखिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कौन करता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड थ्रू विल, जान तो विल के थ्रू, जिस बंदे की डेथ हुई है उसने वसीयत बनाई, विल बनाई कि मेरे बाद मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये होगा, वारिस ये होगा, तो एक तो उसको जो वारिस होगा उसको भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा, ठीक है, अपॉइंटेड थ्रू विल। और इफ नो विल, अगर विल नहीं है, इफ नो विल, फिर कौन अपॉइंट करेगा? फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है बाय कोर्ट। इफ नो विल देन बाय कोर्ट। यहां तक क्लियर है? फिर बात आती है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होता क्यों है? वाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज अपॉइंटेड, क्यों अपॉइंट होता है? बिकॉज टू लुक इनटू द टू लुक इनटू द लीगल मैटर्स, इनटू द लीगल मैटर्स एंड complete them on behalf of deceased person, ठीक है जी। अपॉइंटेड थ्रू विल, जहां अगर विल नहीं है तो फिर कौन अपॉइंट करेगा? कोर्ट अपॉइंट करेगा। अब अपॉइंट करना क्यों है? टू लुक इनटू लीगल मैटर्स, लीगल मैटर्स को जो, फॉर एग्जांपल मैंने कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है, मैंने लोन लिया हुआ है, मैंने बैंक का लोन नहीं किया अभी, थोड़ा पे किया हुआ है, अब मैं मेरी डेथ हो जाती है, ठीक है, या किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो मेरे बाद कौन उसको पे कौन करेगा? ठीक है, उसके ऊपर बैंक तो अपना पैसा लेगा ही। अब वो जो बैंक अपना पैसा लेगा तो वो कैसे लेगा? ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई अपॉइंट होगा जो मेरी तरफ से जो मेरे हायर्स होंगे उनके उनके थ्रू बैंक अपना पैसा कलेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर कोई नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई वालिद वारिस नहीं है, फिर कोर्ट अपॉइंट करता है, तो बैंक तो अपना पैसा छोड़ेगा नहीं, जो भी मॉर्गेज रखी होगी उसके थ्रू बैंक अपना पैसा कलेक्ट करेगा, ठीक है। ये पर्पज होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने का। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके ऊपर और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो व्हाट आर लीगल मैटर्स? अब लीगल मैटर्स होते क्या? फॉर एग्जांपल लीगल मैटर्स जैसे विल एग्जीक्यूट करना, टू एग्जीक्यूट विल, टू क्लियर ऑल डेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एटसेट्रा, है ना, उनको ये सारे मैटर्स क्या होते हैं? लीगल मैटर्स होते हैं, ठीक है जी। लीगल मैटर्स में क्या क्या आते हैं? विल एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है जी, टू एग्जीक्यूट विल, टू क्लियर ऑल डेट्स, जो उधार वगैरह लिए हुए हैं, ठीक है, उनको क्लियर करने के लिए ये सारे। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ
प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सारे लीगल मैटर्स को क्लियर करने के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है जी। अब लीगल एयर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। ठीक है जी। लीगल एयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव में डिफरेंस क्या है, ठीक है। कई लोग तो ये सोचते हैं कि ये सेम ही है, बट ये सेम नहीं होता, ठीक है। लीगल एयर्स होते हैं पर्सन्स मेंशन्ड अंडर लिस्ट गिवन इन हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के बैक साइड में एक लिस्ट में गिवन लिस्ट दी हुई होती है, जो वहां पर डिफाइंड होते हैं, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत उसमें क्लास 1 और क्लास 2 एयर्स होते हैं, ठीक है। पर्सन मेंशन्ड अंडर लिस्ट गिवन इन हिंदू सक्सेशन। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी क्लास वन लीगल हेयर्स होते हैं, लीगल हेयर्स एंड क्लास 2 लीगल हेयर्स, ठीक है। दो तरह के होते हैं। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव में लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन बी एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी लीगल एयर हो सकता है, ठीक है, वेदर इन क्लास 1 और क्लास 2 एंड एनी अदर पर्सन, या कोई भी पर्सन जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, ठीक है। लीगल एयर भी हो सकता है जहाँ कोई भी पर्सन जो कोर्ट अपॉइंट कर दे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, ठीक। सो इससे हमें ये पता चलता है कि लीगल एयर कैन बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल एयर कैन बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बट लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल नॉट नेसेसरली बी ए लीगल एयर, ठीक है। क्योंकि लीगल एयर तो वही होंगे ना जो उसके खानदान के बंदे होंगे, ठीक है जी। और एक चीज और है कि अगर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट कब अपॉइंट करता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर क्लास 1 में कोई बंदा नहीं है, क्लास 1 वाले जो लीगल एयर्स थे मेरे, वो सारे डेड हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। फिर क्लास 2 वाले करेंगे, ठीक है। क्लास 2 वाले लीगल एलआर अपॉइंट हो जाएंगे। अगर वो भी नहीं है, फिर उसके बाद कोर्ट अपॉइंट करता है, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गई होगी। और एलआर जो होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय ए पर्सन थ्रू बिल, बिल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्ड, जो बिल के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, कार्ड एग्जीक्यूटर। और जो अपॉइंट करेगा कोर्ट, अपॉइंटेड बाय कोर्ट, इसे क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको इसका अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं और डिटेल में इसको समझा दूंगा आपको।
उसके बाद आता है मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट्स क्या होते हैं? सेक्शन 2 क्लास 12 में डिफाइंड है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। ठीक है। सेक्शन 2 क्लास 12 में मीन प्रॉफिट डिफाइंड है। मीन प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट्स which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom, together with interest on such profits, but shall not include profits due to improvements made by the person in wrongful possession। ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट है, ठीक है जी। बी ने wrongful possession लिया हुआ है, बी का wrongful possession है। अब कोर्ट में डिसीजन आता है 5 साल के बाद। 5 साल के बाद कोर्ट डिसीजन देता है कि बी का wrongful possession है, तो प्रॉपर्टी जो है ए को दी जाए, ठीक है। जिस जजमेंट आ गई ए के फेवर में। अब इस केस में क्या होगा? मान लीजिए वो 10 कनाल का प्लाट था, 10 कनाल का प्लाट था, ठीक है। 10 कनाल का प्लाट था, बी उसके ऊपर कोई छोटी सी दुकान खोल के बैठा हुआ था, ठीक है। जब उसके बाद ए के फेवर में फैसला आया, अब ए क्या करेगा? मीन प्रॉफिट क्लेम करेगा कि माय लॉर्ड, मैं उस 10 कनाल पे अगर मैं खेती करता तो मैं उससे काफी पैसा अर्न कर सकता था। जो मेरा नुकसान हुआ बी के रॉन्गफुल पोजेशन की वजह से, वो मुझे दिया जाए, ठीक है। एंड दैट टू विद इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट के साथ क्लेम कर सकता है। अगर उसके ऊपर वो कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो तब भी वो क्लेम कर सकता है ए, ठीक है। अब बी ये नहीं कह सकता कि भाई कि सर मैंने तो छोटी सी दुकान खोली हुई थी, तो मेरे पास तो मैंने तो इससे इतनी कमाई की नहीं है। उसमें उसका कोई ए का कोई फॉल्ट नहीं है, ए पूरा अपना क्लेम ले सकता है, ठीक है। आई थिंक मीन प्रॉफिट का क्रक्स यही है कि जो वो कमा सकता था उस प्लॉट से, वो उसने नहीं कमाए। जितने पैसे वो कमा सकता था ए, उतने वो उसने नहीं कमाए, 5 साल का उसका लॉस हुआ। अब वो उससे बी से क्लेम करेगा कि मुझे प्रॉफिट दिया जाए, ठीक है। ये मेन प्रॉफिट है बेसिकली। लेकिन जो बी ने, यानी कि डिफेंडेंट ने, जो वहां पर कोई इंप्रूवमेंट कर दी होगी, मीन्स वहां पर उसने कोई कुआं खोद दिया या कोई दुकान बना दी, उससे जो पहले वो वहां पर कुआं नहीं था, पहले वहां दुकान नहीं थी, अब उससे जो उसने अर्निंग की, उसके ऊपर एक क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कोई इंप्रूवमेंट करके फिर वो कुछ काम कर रहा है, तो उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। ऐसे वो क्लेम कर सकता है, ठीक है, मीन प्रॉफिट बी से। ए बी से मीन प्रॉफिट क्लेम कर सकता है कि मेरा इतने साल में मैं इसके ऊपर ये कर सकता था, मेरा ये इतना लॉस हुआ, तो आप उसका मुझे पैसा दो। लेकिन अगर वहीं पर उसने कुछ मॉडिफिकेशन कर दी, वहां पर कुआं बना दिया, अब उस कुएं से वो पानी निकाल के वो उसको किसी यूज में ला रहा है, अब उसका वो जो प्रॉफिट है, मीन प्रॉफिट, वो क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो और रंगा राव वर्सेस रामदास के केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था, हैज द सेम मीनिंग, द मीन प्रॉफिट्स हैज द सेम मीनिंग इन सेक्शंस 2 क्लास 12 एंड सेक्शन 144 ऑफ द कोड, ठीक है। 144 भी आप देख लेना, उसमें जो डिफाइंड है उसका सेम मीनिंग है, वही मीन प्रॉफिट ही है। इन अदर वर्ड्स, प्रॉफिट टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट्स रिसीव्ड और could have been received by a person in wrongful possession of property, but shall not include profits due to improvements made by the person in wrongful possession, ठीक है। ये वही जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है सेक्शन 2 क्लास 13 डिफाइन करती है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉरी, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी में जो ग्रोइंग क्रॉप्स है, दैट इज आल्सो मूवेबल प्रॉपर्टी। अब कहता है स्टैंडिंग टिम्बर, ऐसे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट इंटेंडेड टू बी कट डाउन, इसको काटा जा सकता है, जहां काटना है उसको, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज आल्सो मूवेबल प्रॉपर्टी। एंड द स्टैंडिंग क्रॉप्स हैव बीन हेल्ड टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी, और जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं उनको भी मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा, ये बताता है मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 2 क्लास 14 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज नॉट ए डिक्री, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में कि ऑर्डर एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जब केस चल रहा होता है, तो उस दौरान सूट में कई सारे ऑर्डर कोर्ट करता है, ठीक है। तो बट जो जजमेंट होती है उसके बाद केस डिस्पोज ऑफ होता है, केस डिस्पोज ऑफ होता है, और ऑर्डर डिक्री नहीं होती, ठीक है। द ऑर्डर रिटन बाय ए क्लर्क एंड साइंड बाय द कोर्ट इज ए प्रॉपर ऑर्डर, सिंपल है। सेक्शन 2 क्लास 16 बोलती है
प्रेस्क्राइब्ड के बारे में मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स एंड 2 क्लास 19 मीन्स शेयर इन ए कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड स्टॉक डिवेंचर स्टॉक डिवेंचर और बॉन्ड्स। ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। फिर सेक्शन 2 क्लास 17 पब्लिक ऑफिसर क्या होता है। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लेता है कई बार कि कौन सा पब्लिक ऑफिसर है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेना बेयर एक्ट से। सिंपल है, ये कुछ नहीं है इसमें। पब्लिक ऑफिसर मीन्स ए पर्सन, पब्लिक ऑफिसर किस सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लास 17 में डिफाइंड है। मीन्स ए पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस इन सेक्शन 2 क्लास 17 ऑफ द कोड। सो एवरी जज, कौन कौन आते हैं पब्लिक ऑफिसर, एवरी जज, एवरी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, आईएएस वगैरह, every gazetted officer of a union, every officer of a court of justice or of government, a minister of a state, ठीक है, receiver, village headman, भी public officer है, an officer in the Indian army, a sheriff of Bombay, a bench clerk of civil court, an inspector of police, पब्लिक ऑफिसर है। एक कस्टोडियन जो होता है वैक्यू प्रॉपर्टी का कस्टोडियन, वो भी पब्लिक ऑफिसर है। प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एडवोकेट एंगेज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट ने एंगेज किया हुआ है, उसको उसकी फीस मिल रही है, गवर्नमेंट के द्वारा फीस मिल रही है। ठीक है, गवर्नमेंट उसको रेम्यूनरेशन पे कर रही है, दैट इज आल्सो कॉल्ड पब्लिक ऑफिसर। एंड इनकम टैक्स ऑफिसर एटसेट्रा भी पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी पर्सन जो कि गवर्नमेंट का काम कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट उसको पे दे रही है, ठीक है, गवर्नमेंट उसको रेम्यूनरेशन दे रही है और वो गवर्नमेंट के द्वारा डिप्यूट किया गया किसी पर्पस के लिए, तो वो भी पब्लिक ऑफिसर ही होगा। ठीक है, बट रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, वो जो होते हैं वो पब्लिक ऑफिसर नहीं होते। जहाँ पोर्ट कमिश्नर होते हैं, जहाँ लिक्विडेटर होता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ठीक है, चेयरमैन ऑफ ए म्यूनसिपैलिटी, ये भी पब्लिक ऑफिसर नहीं है। म्यूनसिपल काउंसलर होता है, जहाँ ऑफिसर ऑफ ए कॉर्पोरेशन और नॉट पब्लिक ऑफिसर्स। ठीक है, ये सब पब्लिक ऑफिसर नहीं होते हैं। फिर तो सेक्शन 2 क्लास 14 में डिफाइंड है ऑर्डर, ये हमने पहले पढ़ा, प्रेस्क्राइब पढ़ लिया हमने, शेयर इन ए कॉर्पोरेशन ये हमने देख लिया। ठीक है, सो ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया कीजिए। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, कमेंट कर दें, मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही आपके लिए वीडियो लाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।